हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रूसी क्रांति में अक्टूबर क्रांति तक पढ़ाई कर ली थी और ये भी जान गए थे कि दिसंबर तक 1917 में वोल्शेविकों का पेट्रोग्राड सब पे पूरा अधिकार नियंत्रण हो चुका था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि इस अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या क्या बदला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वोल्शेविकों का जब नियंत्रण हो गया तो वोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ थे। यानी वोल्शेविक हम जानते हैं कि वो समाजवादी प्रथा के समर्थक थे। तो निजी संपत्ति और समाजवाद में क्या है, निजी संपत्ति के वो खिलाफ होते हैं। तो वोल्शेविक लोग जो थे उस पार्टी के लोग निजी संपत्ति की व्यवस्था के तो पूरी तरह खिलाफ थे, पहले से हमें पता है। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इसलिए जब उनका नियंत्रण हुआ तो रूस में तो 1917 नवंबर तक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था बहुत सारे उद्योगों और बैंकों का। इसका मतलब क्या है कि अब राष्ट्र के अधीन आ चुका था, राष्ट्र के स्वामित्व में ये सब आ चुके थे। ज़मीन को भी क्या किया गया कि सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी पूरे समाज का उस पर अधिकार है ये कहा गया। और किसानों को जितनी भी बड़े बड़े जो सामंत थे, ज़मींदार थे जिनकी अपनी ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया वोल्शेविकों ने और उसे किसानों को छूट दे दी कि वो भी इस तरह की कब्ज़ा कर ले, यानी सामंतों की ज़मीनों पर अपनी कब्ज़ा कर ले। इस तरह से समाजवाद की ओर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। शहरों में वोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर, माने अगर कोई बड़ा मकान मालिक है जिसका बहुत बड़ा मकान है, बहुत रिच है, तो उसके मकान में उसके परिवार के, उस मकान मालिक के परिवार को रहने भर की जगह छोड़ के, 2-3 कमरा छोड़ के बाकी का जितना उनका पोर्शन था मकान का वो उनसे हथिया लिया जाता था और उन्हें छोटे छोटे उसके हिस्से कर दिए जाते थे। जो बेघर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें उनका घर दे दिया जाता था। इस तरह बड़े लोगों के बंगलों को भी उन्होंने हथिया लिया। तो हम देखते हैं कि इस तरह सभी चीज़ों का धीरे धीरे क्या होने लगा, छोटे छोटे लोगों के बीच, चाहे वो छोटे किसान हो, बेघर मजदूर हो, उनके बीच बंटवारा कर दिया जाने लगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों के मकानों का, उनकी पूंजी का। उन्होंने अभिजात्य वर्ग यानी ऊंचे वर्ग के लोग जो है द्वारा पुरानी पदवियों के भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यानी जो पुरानी पदवियाँ यानी कि जैसे उपाधि होती है वो सब पद भी उनसे ले लिए गए, छीन लिए गए बड़े लोगों से। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ भी बदल दी गई और अंतर पता लगे कि सेना कौन है या सरकारी ऑफिसर कौन है। इसका स्पष्ट रूप से अंतर पता लगाने के लिए खास तरह की टोपी चलाई गई। इसके लिए 1918 में ये परिधान प्रतियोगिता आयोजित करके, जिसमें इस टोपी को सोवियत टोपी कहा गया। देखिए आप यहाँ इस चित्र में ये जो इस प्रकार की टोपी है ये सोवियत टोपी की कहा गया इसको और बनाया गया, जिसको बुदियोनोवका कहते थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में ये सारे परिवर्तन हुए, यानी सब अग्रसर हो रहा था समाजवादी विचारधारा की तरफ। वोल्शेविक पार्टी का भी नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। यानी वोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब रख दिया गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ये सब परिवर्तन हो रहे थे अक्टूबर क्रांति के बाद। नवंबर 1917 में वोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। अब ये वोल्शेविकों की चूँकि सरकार चल रही है तो जो भी हो रहा वो जो चाहते थे वही हो रहा था। तो 1917 में वोल्शेविकों ने क्या किया कि जो संविधान सभा पहले से चली आ रही थी उसके लिए उन्होंने चुनाव करवाया और उस चुनाव में लेकिन वोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिली। ये अचरज की बात थी कि उनकी सरकार थी, उनका नियंत्रण था लेकिन संविधान सभा में उन्हें बहुमत नहीं मिली। तो जनवरी 1918 में असेंबली ने मतलब ये जिनकी भी सरकार बनी, इस असेंबली ने वोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। यानी जब वोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला तो असेंबली ने या संविधान सभा ने वोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। इस तरह दोनों के बीच टकराव हो गया क्योंकि उन्हें बहुमत मिली नहीं वोल्शेविकों को, तो असेंबली में उनका अधिकार हो नहीं पाया। तो असेंबली जो थी उनके प्रस्ताव को नहीं मानती थी वोल्शेविकों की, और वोल्शेविकों का जो नेता था कौन था, लेनिन, उसने भी संविधान को बर्खास्त कर दिया। इस तरह इन दोनों के संविधान सभा और वोल्शेविक पार्टी के बीच जो टकराव हुआ उसके चलते असेंबली ख़त्म कर दी गई। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी, उनका क्या कहना था लेनिन का, लेनिन ये समझता था कि उस
संविधान सभा से ज़्यादा पावरफुल क्या है? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। माने जो सरकार जो चुनाव हुआ उसमें उन्हें बहुमत नहीं मिला, तो उसने क्या किया, संविधान सभा का ही बहिष्कार कर दिया लेनिन ने, और ये कहा कि उससे कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था तो हमारी पार्टी है, यानी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, और इस तरह उसने उससे बर्खास्त किया। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अब आपको पता होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे 1917 की रूसी क्रांति के बारे में, तो जर्मनी से वे लोग अलग हो गए थे, लेकिन और यहाँ तक कि अपने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम भी बदल दिया था, पेट्रोग्राद कर दिया था। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि बोल्शेविकों ने अपने पावर को बढ़ाने के लिए फिर जर्मनी से संधि कर ली 1918 मार्च में। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। और स्थिति ये हुई, अब चूँकि वो संविधान सभा को ही खारिज कर चुका था, बर्खास्त कर चुका था लेनिन, तो अब एकमात्र पार्टी सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ही रूस में रह गई। और अब वो अकेली रह गई तो निरंकुश होती चली गई, क्योंकि एक ही पार्टी, दूसरा उसका प्रतिद्वंदी पार्टी कोई था ही नहीं, रहा ही नहीं। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। चूँकि एक ही पार्टी, अगर मान लीजिए आप किसी भी देश में कई पार्टियां होती है तब उसी के बीच चुनाव होता है, कोई पार्टी जीतती है कोई हारती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे बोल्शेविकों ने अपना पावर इतना बढ़ाया कि वो एकमात्र अकेली पार्टी बच गई रूस में, और बाकी सब पार्टियों का अंत हो गया। तो ऐसी स्थिति में माने वही सर्वे सर्वा हो गया, संसद वही हो गया, तो उसी की पार्टी का संसद बन गया, उसे मान्यता भी मिल गई क्योंकि वो एकमात्र खुद अकेली पार्टी बच गई। अब रूस क्या हुआ, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, जबकि ऐसा देश कोई नहीं था उस समय यूरोप में या फिर कहीं भी दुनिया में, क्योंकि हर देश में कम से कम दो व्यवस्थाएं होती है। जैसे हमारे देश में भी लोकसभा राज्यसभा या माने दो संस्था होती ही है, लेकिन रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया क्योंकि बोल्शेविक एक ही पार्टी थी। ट्रेड यूनियनों पर, यानी हम लोग जितने मजदूरों का, हम पहले भी बताए थे, जो ट्रेड यूनियन जो था वो मजदूरों का संगठन था, उन पर भी पार्टी का ही नियंत्रण था। यहाँ तक कि जो गुप्तचर होते थे, पुलिस की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो भी बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। यानी ऐसा हो गया कि धीरे धीरे ये लोग निरंकुश होने लगे, बोल्शेविक पार्टी निरंकुश होने लगी। जो उनकी थोड़ी भी आलोचना करता, उससे पुलिस, जो गुप्तचर विभाग वाले थे, वो कैद कर लेते थे। तो इस तरह पूरे रूस में बोल्शेविकों की शिकायत या आलोचना कोई नहीं कर सकता था। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए। कुछ युवा लेखक भी थे, कलाकार थे, ऐसे लोग जो यंगस्टर थे, वो लोग भी बोल्शेविकों की तरफ आकर्षित हुए, उसमें शामिल भी हुए। लेकिन देखा गया कि उन लोगों ने, यानी बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप लगा दी थी मीडिया पे, इसके चलते वो भी इसके खिलाफ हो गए। यानी युवा और कलाकार जो इसमें शामिल हुए थे बोल्शेविक पार्टी में, वो भी अब उससे दूर होने लगे। इस तरह हम देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बाद पूरे रूस में एकमात्र बोल्शेविकों की सरकार हो गई, उन्हीं का नियंत्रण हो गया, संविधान सभा को रद्द कर दिया गया और वो निरंकुश होती चली गई। उनकी आलोचना करने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा था, और वो एकमात्र ऐसी पार्टी बच गई, तो संसद भी उन्हीं का हो गया। तो एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था चलने लगा रूस में। तो ये पहला परिवर्तन हुआ अक्टूबर क्रांति के बाद। इसको लेकर के गृह युद्ध छिड़ गया। अब क्या है, रूस में गृह युद्ध होने लगा, क्योंकि गृह युद्ध माने आपस में ही अपने घर में, यानी अपने देश के अंदर ही सभी पार्टियों के बीच जब झगड़े होने लगते हैं तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। तो गृह युद्ध क्यों होने लगा, क्योंकि बोल्शेविक सरकार जो थी, वो लेनिन की सरकार जो थी, बहुत निरंकुश होती जा रही थी, समाजवाद के नाम पर वो निरंकुश होती जा रही थी, और बाकी सभी पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे। तो गृह युद्ध अब किसके किसके बीच होगा, एक तो बोल्शेविक पार्टी थी और बाकी जो इसके खिलाफ थे, जो इसके विरुद्ध थे, उन लोगों के बीच गृह युद्ध हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि जब बोल्शेविकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। आपको याद होगा कि जब मैं रूसी क्रांति पढ़ा रही थी तो रूसी सेना में हमने ये भी कहा था कि कई किसान भी खेती छोड़ करके सेना में शामिल हो गए थे। तो जब इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, ज़मीन का फिर से वितरण किया बोल्शेविक सरकार ने, लेनिन ने, और समस्त रूस के बड़े माने जो कुलीन वर्ग के लोग थे या ज़मींदार सामंत थे, उनकी ज़मीनें ले ली और किसानों के बीच फिर से उसका पुनर्वितरण मतलब करने लगा ज़रूरत के हिसाब से।
तो ऐसे में सेना टूटने लगी, क्योंकि सेना में बहुत सारे किसान शामिल थे। वो सारे किसान सेना छोड़ करके ज़मीन लेने के लिए इधर चले आए कि अगर हम भी किसान रहेंगे तो हमें ज़मीन मिलेगी, सेना में रहने से तो कुछ नहीं मिलता। इस तरह रूसी सेना टूटने लगी, और जिस देश की सेना ही टूटने लगेगी या कमज़ोर पड़ जाएगी तो वो देश स्टेबल नहीं रह सकता है। तो वो भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे और फिर से किसानी ही माने खेती बाड़ी करना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर भागने लगे। गैर वॉल्शविक समाजवादी, अब आपको पता चले कि देखो, एक तो गृह युद्ध किन किन के बीच हुआ, एक तो वॉल्शविक सरकार थी, दूसरी है कि गैर वॉल्शविक माने जो वॉल्शविक में नहीं शामिल थे, जो दूसरे प्रकार के लोग थे। तो वैसे समाजवादियों में उदारवादी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ उदारवादी और रूढ़िवादी रेडिकल्स लोग, ये लोग पहले भी थे रूस में, वो लोग अभी भी हैं। तो जब वॉल्शविक, जो गैर वॉल्शविक समाजवादी थे या उदारवादी थे, राजशाही यानी जार के समर्थक लोग भी थे, वो लोग भी तो अभी तक हैं। तो रूस में ये लोग गए थोड़ी, मरे थोड़ी, वो लोग भी तो हैं, लेकिन उनका पावर कम हो गया था, उनके पावर छीन लिए थे वॉल्शविकों ने, लेनिन ने। तो इन्हीं सारी पार्टियों के बीच आपस में मतभेद होने लगे, बढ़ने लगे, इसी को गृह युद्ध कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग थे? वॉल्शविक सरकार थी, गैर वॉल्शविक सरकार समाजवादियों की, उदारवादी लोग भी थे, और राजशाही के यानी जार के समर्थक लोग। भले जार अब हट गया था लेकिन उसके समर्थक। तो इन लोगों ने वॉल्शविकों की या वॉल्शविक विद्रोह की निंदा करनी शुरू की। तो उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर वॉल्शविकों तो वॉल्शविकों को देखिए, यहाँ पे ये सब आप लोग को याद कर रखना होगा। वॉल्शविकों को रेड्स कहते थे, और जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, हमने पहले भी बताया था, सामाजिक क्रांतिकारी एक थे, उनको ग्रीन्स कहते थे, और जार समर्थकों को वाइट्स कहते थे। जार समर्थक मैंने जो राजा के समर्थक थे वो वाइट्स थे। ये आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 प्रकार के लोग थे जिनके बीच रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं, ग्रीन्स हैं और वाइट्स हैं। इन लोगों के बीच हो रहा है इन लोगों के बीच गृह युद्ध हो रहा है, ठीक है। रेड्स कौन थे? जो वॉल्शविक थे, हाँ, वॉल्शविक लोग। और ग्रीन्स जो थे वो थे सामाजिक क्रांतिकारी। ये पार्टी पहले भी थी, सोशलिस्टिक क्रांतिकारी, एक्सट्रीमिस्ट। और तीसरे जो थे वाइट्स, जो जार के समर्थक थे, यानी राजा के समर्थक थे, राजशाही के समर्थक लोग, जार के समर्थक लोग, ये तो अभी भी हैं। तो इन तीनों के बीच ही गृह युद्ध होने लगा, इन तीनों के बीच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ अक्टूबर क्रांति का। अभी भी रूस में शांति व्यवस्था नहीं है, वॉल्शविकों की सरकार हो गई, इसके बावजूद इसमें बहुत कुछ बदला, गृह युद्ध होने लगा। और इन तीनों के बीच यहाँ तक कि जो दूसरे देश थे, जैसे फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य भी, जापानी, ये सब टुकड़ियों का भी इनको समर्थन मिल रहा था, इन बाकी दोनों लोगों को। यानी वो लोग भी समाजवाद को उतना प्रश्रय या वॉल्शविक को नहीं दे रहे थे। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते देखना नहीं चाहती थी। तो हम देखते हैं कि जो बाहरी देश माने यूरोप के देश थे, वो भी वॉल्शविकों को समर्थन नहीं दे रहे थे, इनको समर्थन दे रहे थे। तो इन के साथ ही क्या हुआ, इन टुकड़ियों और वॉल्शविकों के बीच चले गृह युद्ध के कारण पूरे देश में क्या क्या फैल गया था, दौरान लूट मार, डकैती, भूखमरी आदि की समस्याएं फैल गई। वाइट्स मतलब जो जार के समर्थक थे, में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, ये लोग तो शुरू से निजी संपत्ति के हिमायती थे, यानी समाजवाद के खिलाफ थे, ये लोग अपना पूंजीपति थे। तो उन्होंने ज़मीन पर कब्जा वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, और उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर रूस वॉल्शविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वाइट्स लोग थे, जो जारशाही के समर्थक थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। जो उन्होंने ज़मीन का पुनर्वितरण किया था वॉल्शविकों ने, तो वॉल्शविकों के खिलाफ वो खड़े हो गए। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर वॉल्शविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। तो हम देखते हैं कि वॉल्शविकों का नियंत्रण भले बहुत पूरे देश पे कायम हो चुका था, लेकिन सब तरफ उनकी आलोचना हो रही थी। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से, लेकिन मुस्लिम जदीदी का उन्हें हेल्प मिल रहा था। आपको पता है, पहले भी हमने इसके बारे में बताया, मुस्लिम जदीदी वॉल्शविकों का इसका समर्थन मिल रहा था। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही वॉल्शविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ ये मदद
काम नहीं आ सकी। लेकिन धीरे धीरे ये मदद जो मुस्लिमों का उनको समर्थन मिला बोल्शेविकों को, वो भी काम नहीं आया। और लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, यानी आपको पता है कि इसका नाम सोवियत संघ हो गया था जब से बोल्शेविकों की सरकार हुई थी। सोवियत संघ रूस का नाम ही हो गया था सोवियत संघ, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया, आपको याद हमेशा रखना होगा, मैप के द्वारा मैंने बताया था कि सोवियत संघ में मैप के द्वारा बताया था उसके आसपास के बहुत सारे लिथुआनिया और ये वो पोलैंड वोलैंड उसके शामिल थे, छोटे छोटे संघ, उन सब का एक मिला जुला ये रूप रूस बना था। तो इसका नाम था पहले USSR, माने क्रांति के बाद इसका नाम USSR माने सोवियत संघ था। लेकिन 1922 में तो बोल्शेविकों ने सोवियत संघ की स्थापना कर ली USSR की। लेकिन 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कोई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं ने तो इस तरह बोल्शेविकों ने सोवियत संघ की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय सरकार पर उतना ध्यान नहीं दिया था और उस पर कई आरोप लगा दिए थे। इस कारण से बोल्शेविकों की सब जगह आलोचना हुई, उनकी शिकायत हुई, और कोई भी, चाहे ग्रीन्स हो वाइट्स हो, चाहे किसी भी दल के लोग हों, वो बोल्शेविकों को नहीं चाहते थे। तो अब समाजवादी समाज का, और हम जानते हैं कि बोल्शेविक सरकार क्यों बनी, रूस को क्या बनाने के लिए, समाजवादी सरकार बनाने के लिए, समाजवादी देश बनाने के लिए। तो ये इसी के पक्ष में थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि उन्होंने समाजवादी समाज बनाने के लिए क्या क्या किया बोल्शेविकों ने। तो जब गृह युद्ध होने लगा और गृह युद्ध के दौरान आपस में ही जब शांति नहीं रही रूस में, तो बोल्शेविकों ने इसके भी दौरान उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो जारी रखा, क्योंकि अभी भी वो देश के नाम माने देश का आधिपत्य हो रहा था बैंकों पर और उद्योगों पर। उन्होंने किसानों को उस ज़मीन पर खेती करने की छूट दे दी थी जो ज़मींदारों की किसान ज़मीनें थी और जिनका सामाजिकरण किया जा चुका था। वो तो इसी पक्ष में शुरू से थे ना कि पूरी रूस की ज़मीन जो है वो अपने रखें, मतलब रूस की समस्त जनता का अधिकार है पूरी ज़मीन पर। समाजवाद के तहत तो यही हम जानते हैं कि पूरी ज़मीन सरकार की है और अब सरकार आवश्यकता अनुसार जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन का टुकड़ा बांटेगी। तो यही समाजवाद है। तो ये उसकी प्रक्रिया चलती रही निरंतर। बोल्शेविकों ने ऐसा करा और उन्होंने समाजीकरण वो करते रहे। तो जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए क्या करते थे कि सामूहिकता क्या है। वो दिखा रहे थे कि देखो हम लोग पूरे समूह। और पहले क्या था, समाजवाद से पहले या बोल्शेविकों से पहले रूस में क्या था कि जो ज़मींदार थे, जो सामंत थे, जो ऊंचे कुल के लोग थे, जो जितनी ज़मीन हड़प लिए, चाहे जो जिसको जितनी पूंजी थी, जितनी ज़मीन वो ख़रीद ली, वो उनकी हो गई। लेकिन अब बोल्शेविकों की सरकार में ये नहीं था। वो उनसे छीन करके ज़मीन ले लिया और ये कहा कि जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद है, उन्हें ज़मीन दी जाएगी, जिन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें ज़मीन नहीं भी दी जाएगी। इस तरह सामूहिक अधिकार हो गया ज़मीन पर। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई और अब शासन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा एक केंद्र। जैसे केंद्र हम लोग अभी कैसी सरकार चलाते हैं, हमारे यहाँ जैसे अभी लोकतंत्र में कैसी सरकार चलती है कि एक केंद्रीय सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, फिर उसको हम लोग बांटते हैं स्थानीय लेवल पर और फिर ग्राम पंचायत होता है, 3 लेवल में होता है। लेकिन नहीं, रूस में केवल और केवल केंद्रीय सरकार थी। रूस में ये कहा गया कि केवल केंद्रीय सरकार रहेगी, ये स्थानीय और ग्राम पंचायत या नहीं रहेगी। इस तरह पूरी शक्ति जो थी बोल्शेविकों के हाथ में थी और वो अकेले ही इसको चला रहे थे। तो निश्चित तौर पर बोल्शेविकों के हाथ में थी, वही केंद्रीय सरकार की बागडोर हाथ में लिए हुए थे और वो अकेले इस शासन को चला रहे थे। इससे यही वजह थी कि ये कैसी सरकार होती जा रही थी, निरंकुश। निरंकुश ने जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई कुछ अंकुश लगा ना सके, वो जो चाहे कर सके। और कोई लगाने वाला भी नहीं था, क्योंकि जो पार्टी बाकी थे उससे तो अधिकार यही ले चुका था। वो लोग तो अब गृह युद्ध में लगे हुए थे और इसे हटाना चाहते थे बोल्शेविकों को। तो हम क्या देखते हैं कि इसका बुरा ही परिणाम हो रहा था। समाजवादी समाज के गठन की जब बात चली, बोल्शेविकों ने जब चाहा कि समाजवाद को लाएं रूस में, तो इसका अच्छा असर रूस पे नहीं पड़ रहा था, उसके विकास और बाधित हो रही थी। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना, अब अपने सरकार को चलाने के लिए उसने क्या किया, वो तो केंद्रीय सरकार केवल चला रहे थे, ये 3 स्तरीय सरकार तो चला नहीं रहे थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई सरकार को चलाने के लिए।
जिसमें कि आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे कितनी पंचवर्षीय योजना आपकी बुक में पढ़िएगा। अलग अलग सब योजनाओं को शुरुआत की, जिसमें पहला है 1927 से 32, फिर 1933 से 38। इसके दौरान उन्होंने क्या क्या किया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को यानी उद्योगों का, आपको याद होगा क्रांति से पहले हम लोग जान रहे थे कि रूस में 20वीं शताब्दी में भी कोई उद्योग नहीं था बहुत बड़ा। तो अब औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी प्रकार की कीमतें स्थिर कर दी, मतलब तय कर दिया कीमत और दाम हर चीज़ का, और वो बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। उनके सरकार में पहले आर्थिक विकास बहुत हुआ, पंचवर्षीय योजना के चलते आर्थिक विकास हुआ शुरू में। औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आए। तो ये इसका फ़ायदा है, ये जो है बोल्शेविकों की लाभ है कि उन्हें केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इतने सारे फायदे हुए, उद्योग बढ़ा, जो कि 20वीं शताब्दी में नहीं था। ये एक लाभ हुआ है रूस को। लेकिन तेज निर्माण कार्य, ये इतनी तेज़ी से निर्माण कार्य कर रहे थे लेनिन या बोल्शेविक कि तेज़ निर्माण कार्य के दबाव में आकर कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मतलब कार्य स्थितियाँ खराब होने का मतलब जो हालात थे काम करने के, यानी मजदूरों की दशा दयनीय हो गई। बहुत तेज़ी से काम और बहुत ज़्यादा घंटा काम लिया जाने लगा, तो मजदूरों की जो कार्य करने की स्थिति थी या उन्हें जो क्वार्टर दिए गए थे वो सब बदतर हाल में हो गए। मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई। और मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र यानी स्टील प्लांट का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इतनी जल्दी कर लिया गया, लेकिन मजदूरों की दशा बहुत दयनीय होती चली गई। कहते हैं कि 550 बार काम को रोका गया, इतनी दयनीय हो गई थी मजदूरों की। और मजदूरों को जाड़े में भी -40 डिग्री तापमान पर भी टॉयलेट अगर जाना होता था तो सड़क पार करके 4थी मंजिल से दूर जाना पड़ता था। तो इस तरह से ये सब हालात पर ध्यान नहीं दिया गया। मज़दूरों की स्थिति पे, उसकी कार्य स्थिति पे, उसके रहने सहने के, ये सब पे, उनके काम के घंटों पे ध्यान नहीं दिया गया। केवल और केवल उद्योग को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इस कारण क्या हुआ, उद्योग तो बढ़े, आर्थिक स्थिति भी सुधरी। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, लेकिन मज़दूरों की दशा बिगड़ती चली गई। हाँ, आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन मज़दूरों की दशा बिगड़ गई। तो इस कारण से भी हम देखते हैं कि रूस में ये व्यवस्था संतोषजनक नहीं था। इन सब कारणों से क्या हुआ, महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल वारियाँ खोल दी गई। अब महिला के लिए क्या किया गया, अगर महिला मजदूर है तो उनके लिए फैक्ट्री में ही बच्चों के लिए बाल वारियाँ खोल दी गई। मैंने महिलाएं बच्चे ले करके फैक्ट्री जाती थी और उनके बच्चों को वहीं पर वो रखती थी, बच्चों को रखने के लिए व्यवस्था थी। और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मतलब उनको अगर बच्चे बीमार हुए या महिला बीमार हुई तो उसके लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा छोटी मोटी उपलब्ध कराई गई। मजदूर के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। और लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद सरकारी संसाधन सीमित थे, इसलिए कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाया। तो हमने अभी तक देखा कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद ये सारे बदलाव आए जो रूस को बहुत आगे नहीं ले जा सके। अब हम चलते हैं स्टालिनवाद और समूह। हाँ, तो नियोजित अर्थव्यवस्था, हम लोग स्टालिनवाद और सामूहिकरण पढ़ते हैं। हमने देखा कि किस तरह से प्लान वे में लेनिन ने ये सब कुछ किया, सारी ज़मीनों को लिया, पूरे राज्य के अधीन किया और सामूहिक माने कृषि सामूहिकरण का के आधार पर कृषि की व्यवस्था शुरुआत की। लेकिन इससे कितनी बर्बादी हुई, माने ये सफल नहीं रहा उसका जो ये प्लान था। तो ये जो है उसकी तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। ये जो उसने जो व्यवस्था अपनाई समूहीकरण की, ज़मीनों के समूहीकरण पर और पुनर्वितरण की प्रणाली, उसके अनुसार जितना उसने सोचा था उतना अनाज नहीं हुआ, संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। जिस तरह उद्योग में उन्होंने कीमत तय कर दी थी, वैसे ही सरकार ने अनाज की भी कीमत तय कर दी थी। ना इससे कोई ज़्यादा या कम ले सकता था, ना बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पे सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो सरकार ने जो कीमत तय की थी उस पर किसान और व्यापारी अपने सामान को या अनाज को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसमें सुधार लाना ज़रूर था कि क्यों वो तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद अब क्या हुआ कि पार्टी कमान इसने संभाला, स्टालिन ने। तो लेनिन के बाद पार्टी की कमान अब आ गई स्टालिन के हाथ में। उसने सोचा इस स्थिति से निपटना होगा। किस स्थिति से, कि हमने जो तय किया है कीमत, उस कीमत पे व्यापारी या किसान हमें अनाज बेचना नहीं चाहते हैं, तो वो बेचें।
उसके लिए हम क्या करें। तो इसको सुधारने के लिए या फिर जो अनाज का संकट पैदा हुआ था उसे सुधारने के लिए उसने क्या किया, उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। उनको ये लगा ना कि वो लोग मैंने लॉक करके रखे हुए हैं, अनाज को गोडाउन में बंद करके रखा हुआ है और वो नहीं बेचने देना चाह रहे हैं, ताकि वो इस उम्मीद में है कि जब बहुत दाम बढ़ जाएगा, अनाज का कीमत बढ़ जाएगी, तब हम निकालेंगे अपने गोडाउन से। तो ये उनको लगा स्टालिन को कि शायद इसलिए अमीर किसान अपनी अनाज नहीं निकाल रहे हैं गोडाउन से या बेच रहे हैं। तो उस स्थिति पर काबू पाने के लिए उसने सोचा कि ये तो सट्टेबाजी है, मतलब धराधर धोखेधड़ी है। क्यों? क्योंकि अनाज होते हुए भी लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, वो गोडाउन में बंद है। क्यों? क्योंकि अमीर किसान सोच रहे हैं कि कब दाम बढ़े तब हम बेचें। तो इस सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए स्टालिन ने क्या किया, व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना शुरू किया। ये नहीं कि कीमत बढ़ा दिया, ऐसा नहीं किया उसने, बल्कि उसके गोडाउन को पर कब्ज़ा करके उसके अनाज को जब्त करना शुरू किया, उनसे अनाज छीनना शुरू किया। अब हम समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा, वो व्यापारी वर्ग, वो धनी किसान लोग उससे नाखुश हो जाएंगे। और वही हुआ। तो 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया और स्टालिन ने अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के दौरा करना शुरू किया, ऐसे लोगों का जो अनाज उत्पादक थे, जिन्होंने अनाज को स्टोर करके रखा था। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा, जबरन माने ज़बरदस्ती अनाज खरीदा, और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक कहते थे उस जमाने रूस में संपन्न किसानों को, मतलब जो बहुत धनी किसान थे, बहुत रईस किसान थे, जिनके पास बहुत अनाज थे। तो ये आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रूस में कुलक किसे कहते थे। तो इस तरह से देखिए लिखा भी है, रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। तो रूस में संपन्न किसानों को, जो बहुत धनी संपन्न किसान थे, उन्हें कुलक कहा जाता था। उनके भी ठिकानों पे उन्होंने छापा मारा स्टालिन ने अपने आदमियों के साथ। और जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही और इस तरह छापा मार के और अनाज जब्त करके क्या करते थे, लोगों तक अनाज पहुंचा रहे थे। लेकिन जब तब भी अनाज की कमी पूरी नहीं हुई तो खेतों के समूहीकरण का फैसला लिया। और खेतों के समूहीकरण का मैंने, अब जितने खेत थे रूस में, उन सब को का समूहीकरण किया। समूहीकरण मतलब सबको राज्य के अधीन ले लिया गया, सब खेतों को, और एक समूह का, पूरे माने किसानों का या सभी सरकार का उस पर अधिकार हो गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी के लिए, और ये कहा गया कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, स्टालिन ने क्या कहा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अनाज की कमी पूरी हो सके। और खेत बहुत छोटे छोटे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए उपज ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर हम सब खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दें और उस पर पूरी समाज का अधिकार हो तो शायद अच्छी फसल होगी। ये कह करके उनसे खेत भी ले लिए गए। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। हम लोग जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद सभी ज़मीन किसानों को दे दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी माना गया। तो ये 3 काम ज़रूरी माना गया। स्टालिन ने माना क्या, कि कुलकों का सफाया करें, मतलब जो संपन्न किसान है उसको ख़त्म करें, सब किसान बराबरी पर आए। दूसरा, किसानों से ज़मीन छीनना, और तीसरा, राज्य पर नियंत्रण। तो इसी सब को मद्देनज़र रख के उसने सभी खेतों का एक बड़ा सा समूह किया। इसी के बाद स्टालिन का समूहीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो उसने जो खेतों का समूहीकरण किया उसे कहते हैं स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया है ना। 29 से ही पार्टी यानी स्टालिन की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने के लिए आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंपे गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। और कोलखोज, सामूहिक खेतों को कहते थे कोलखोज। कोलखोज के मुनाफे को सभी किसान आपस में बांट दिया। इस तरह सभी किसान मिलकर उस सामूहिक खेत पर काम करते थे और जब उसका मुनाफा होता था, मीन्स लाभ, प्रॉफिट आता था, तो सबको बांट दिया जाता था। यही है समाजवाद। तो इस तरह से बीच बांट दिया। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने, लेकिन इसे सभी किसान नहीं माना, क्योंकि जो संपन्न कुलक किसान थे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे किसान थे जो इसे नहीं मान रहे थे। उन्होंने, गुस्साए किसानों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया। किसका? समूहीकरण का। ये जो खेतों का समूहीकरण जो चलाया जा रहा था, इसका उन्होंने विरोध किया और वो अपने जानवरों को भी ख़त्म करने लगे।
1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या कमी आ गई, मतलब अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे, मारने लगे। तो 1931 तक क्या हुआ, मवेशी यानी पशुओं की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। सामूहिकरण के कारण ये सब हो रहा था, किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा था ये व्यवस्था। समूहीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। अब ये बोल्शेविक पार्टी के जो स्टालिन थे, इन्होंने क्या किया, चूँकि ये तो निरंकुश सरकार हो ही गई थी, तो जो भी सामूहिकरण का विरोध कर रहे थे, ये जो सामूहिक खेती नहीं करना चाहते थे, वैसे किसानों को या वैसे लोगों को कठोर सज़ा दी जाती थी, उसे देश निकाला दे दिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वो ना तो अमीर है, ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। और ऐसे किसान जो इसका विरोध कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हम लोग अमीर भी नहीं हैं और हम लोग समाजवाद के विरोधी भी नहीं है। वो बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते, लेकिन वो फिर भी अपने खेतों पर काम करना चाहते हैं, वो सामूहिक खेती नहीं करना चाहते, ऐसा उनका कहना था। अब हम क्या देखते हैं कि बोल्शेविक पार्टी का कमान जब स्टालिन के हाथ में आ गया तो उसने कई सुधार करने चाहे, लेकिन फिर भी उसका भी विरोध स्टालिन की तरह चलता रहा और स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी व्यवस्था भी जारी रहने दी। ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि सामूहिक खेतीकरण या समूहीकरण जो हुआ खेतों का, वो व्यवस्था सफल नहीं हो पाया और कई किसान इसके विरुद्ध हो गए। समूहीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा ये देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा था, स्टालिन ने किया, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ, ना ही अनाज की मात्रा बढ़ी। बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मर गए। बल्कि उल्टा क्या हो गया कि 40 लाख लोग मर गए, एक ऐसा सोवियत इतिहास में अकाल पड़ा। पार्टी में भी बहुत सारे लोग इस नियोजित माने प्लान्ड अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और समूहीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि बोल्शेविकों ने दो व्यवस्था चलाई। एक उद्योगकरण को बढ़ावा देने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, उसने एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाई, इसमें तो थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन दूसरा था खेतों का जो समूहीकरण किया, ये गलत था। तो खेतों के समूहीकरण में उसे सफलता नहीं मिली। तो हम ये देखते हैं कि दो चीज़ इन्होंने चलाया, समूहीकरण और उद्योगों का पंचवर्षीय योजना में, मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था, इन दोनों में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितना उन्होंने उम्मीद की थी। और इन सब के कारण क्या हुआ, 1939 तक आते आते 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में, क्या हुआ, बोल्शेविकों ने ऐसे लोगों को जेलों में डालना शुरू किया जो उसके अगेंस्ट थे, या जिन लोगों ने कोई गलती ना भी की हो या वो उसके अगेंस्ट नहीं भी थे, कोई अपराध ना भी किया हो, ऐसे लोगों को भी ज़बरदस्ती ज़बरन उनसे ये लिखवा कर कि वो समाजवाद के खिलाफ है और उन्हें साजिश के तहत जेलों में डाल दिया, कैद कर लिया गया। उनके ये सब निरंकुश वाद वाले जो नीतियाँ थी उसकी, बोल्शेविकों की, उसके कारण रूस में बहुत ही अव्यवस्था फैल गई थी। तो हमने देखा कि स्टालिन और लेनिन दोनों ने मिलकर बोल्शेविकों के नेतृत्व में जो भी कार्य किए, वो सुधारात्मक कार्य या जैसे भी कार्य, वो उतनी सफल नहीं रहे। अब हम ये जानते हैं कि रूसी क्रांति का और सोवियत संघ का, जो रूसी क्रांति के बाद रूस बना सोवियत संघ, उन दोनों का यानी समाजवादी रूस का बाकी विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि बाकी भी विश्व में बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पे कब्जा कर लिया था, ये तो बाकी दुनिया के लोग भी देख रहे थे, चाहे यूरोप हो या एशिया हो, और जिस तरह उन्होंने शासन को चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी। यानी बाकी यूरोप में, बाकी देशों में, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी समाजवादी पार्टी थी, ऐसा नहीं था कि केवल रूस में, लेकिन अन्य देशों की समाजवादी पार्टियों को भी ये खल रहा था कि जो रूस में चल रहा था, उन लोगों को भी ये पसंद नहीं था कि जिस तरह से बोल्शेविक रूस में कार्य कर रहे थे। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन फिर भी बाकी दुनिया भर के में जितने भी समाजवादी थे, उन्हें ये अच्छा लग रहा था कि पूंजीवादी लोगों से उनके हाथों से ज़मीन और सब कुछ छीन करके आम जनता के बीच बांटा जा रहा था। ये जो रूस की नीति थी, ये उन्हें फिर भी अच्छी लग रही थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, यानी समाजवादी पार्टी नहीं थी, रूस की देखा देखी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जैसे यही प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पे इसका। तो ये परिणाम में आता है, रूसी क्रांति के ये परिणाम थे, इफेक्ट्स थे। तो पहला क्या हुआ, इस इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उसका नाम है, उसकी स्थापना की गई। फिर बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की इस जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जितने उपनिवेश थे, जैसे ब्रिटेन का, उस समय ब्रिटेन
के बहुत सारे उपनिवेश थे, भारत भी एक उपनिवेश था। तो ब्रिटेन के और जो उपनिवेश थे उन देशों में भी रूस की नकल की गई और समाजवादी पार्टियां बनी। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया कॉमिंटर्न पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। तो हम देख रहे हैं कि उसका प्रभाव, उसकी कम्युनिस्ट सरकार का प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ा। कुछ विदेशियों को भी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। तो कुछ विदेशी भी थे जिन्हें इस तरह की कम्युनिस्ट पार्टी माने सोवियत रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बोल्शेविकों की सरकार थी, उसकी शिक्षा दी गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 ईस्वी में शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की अब तक, लेकिन ये बात है कि प्रथम विश्व युद्ध तक तो रूस की उतनी पहचान नहीं थी, ना ही वहाँ उद्योग धंधे थे, बहुत पिछड़ा हुआ रूस गिना जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तक 1939 तक आते आते रूस की समाजवाद की यानी सोवियत संघ की अब बहुत पहचान हो गई थी और समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी। उसकी हैसियत भी थोड़ी अच्छी हो चुकी थी, लोग उसको एक बड़े देश या राष्ट्र के रूप में जाने लगा था, वो लोग जानने लगे थे। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे, 50 के दशक मतलब 1950 के दशक तक उस देश के भीतर भी लोग, माने रूस के ही भीतर के लोग समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन व्यवस्था जो है वो रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। माने जिस आदर्श को लेकर रूसी क्रांति हुई, जिस आदर्श को लेकर जार को हटाया गया, जिस आदर्श को लेकर के इस क्रांति का सूत्रपात हुआ था, उस आदर्श को बोल्शेविकों ने तिलांजलि दे दी थी। ये रूस के लोग भी महसूस कर रहे थे। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, माने वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में ये मान लिया गया कि सोवियत संघ में यानी जो नया सोवियत संघ बना है रूस, वहाँ जो समाजवादी पार्टी है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्यों? एक पिछड़ा हुआ देश, महाशक्ति भले बन चुका था, ये एक पिछड़ा हुआ देश था प्रथम विश्व के समय, द्वितीय विश्व युद्ध तक ये एक महाशक्ति बन गया था, बड़े देश में गिना जाने लगा था। लेकिन उसके उद्योग और खेती भी पहले से ज़्यादा विकसित भी हो गए थे और गरीबों को भोजन भी अब मिल रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता अभी भी नहीं थी। तो क्या है कि कुछ विकास हो गया था, उद्योग धंधे विकसित हो गए थे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन रहन सहन और आम नागरिक का जो जीवन था वो बड़ा कष्टप्रद था, उन्हें पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। तो यही प्रभाव पड़ा और जो विकास की परियोजनाएं थी उस पर दमनकारी नीति चलाया जा रहा था। अभी हमने देखा कि कैसे बोल्शेविकों ने ज़बरदस्ती लोगों को कैद में डाला है। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि 20वीं सदी के अंत तक यानी 1900 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कम होने लगी। माने समाजवादी जो स्टालिन और लेनिन के द्वारा बनाया गया जो सोवियत संघ था, रूस जो नया रूस था, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगी थी 1950 के बाद। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। और इसी संदर्भ में इस तरह हम ये देखते हैं परिणाम कि पूरे विश्व पर उसका बहुत गहरा परिणाम पड़ा। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, बहुत सारे देश रूस के आधार पर या उनका नकल करके वहाँ भी समाजवादी विचारधारा को लाने लगे। लेकिन रूस में जो विचारधारा थी, जो समाजवाद का एक विकृत रूप चल रहा था, उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। और इसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स यहाँ पे है जिसमें उसमें भारत जो था वो गुलाम था ब्रिटेन का यानी अंग्रेज़ों का। तो उस वक्त भारत पर भी इसका असर पड़ा, वो अलग से यहाँ पे है जो हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमें। तो रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे, भारत में भी इसका असर पड़ा। और अब तक जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी वो बन गई जो आज तक है। आज तक भारत में एक अलग पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे एक कम्युनिस्ट पार्टी भी है जो तभी से बनी। तो रूस की देखा देखी उनमें से कई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग थे। 1920 के दशक में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया भारत में। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे, माने वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहते थे, रूस के कम्युनिस्टों के, लेनिन और स्टालिन के संपर्क में। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा भी किया। यानी वो लोग रूस, भारत के लोग नेता जो कम्युनिस्ट थे वो रूस भी गए। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी मुख्य हैं। तो आपको हो सकता है इस पर प्रश्न आए तो हम लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी मुख्य थे जो रूस गए थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवि दिखाई देती है। जैसे हिंदी में R.S. अवस्थी ने समाजवाद के बारे में क्या लिखा, 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स
और द रेड रिवॉल्यूशन नामक किताबें लिखी हैं। किसने? R.S. अवस्थी ने। इसके अलावा S.G. विद्यालंकार ने द रीबर्थ ऑफ रशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पे बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। इस तरह हम देखते हैं अलग से कि भारत पे भी इसका असर पड़ा, पूरे विश्व पे तो पड़ा ही। और इस तरह आज हम ये रूस की क्रांति ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।